बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरा, इनके हवाले से एक तो सरकारी सच है, सरकारी खबर है, फिर इस हवाले से बहुत सी ऑप्टिमिस्टिक बातें हैं, बहुत हौसला अफजा बातें सुनने में आ रही हैं कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन इस सब में मुज़ाकरात की नाकामी और किस तरह से ये जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। और ये मामला इतना सादा है नहीं जितना सादा ये नज़र आ रहा है और जितना सादा ये मामला लग रहा है। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई खौफनाक और एक इंतहाई अलार्मिंग खबर इमरान रियाज जो है हमारे भाई, वो भी सामने लाए हैं। वो खबर भी आपके सामने रखनी है कि वो मामला क्या है, वो माजरा क्या है। और सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें रात को एक और खबर भी आई। देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, ऑल्दो बहुत से लोगों ने इस हवाले से हाईलाइट किया भी कि खान साहब अचानक रात को अस्पताल रवाना हुए। तो चूंकि इसमें एक आंसर ये हो सकता था कि लोगों में शायद ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, इसलिए मैंने ये खबर भी नहीं आपके सामने रखी। और ख़बर ये थी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को टांग में सूजन और तकलीफ के बायस अस्पताल ले जाया गया और इमरान खान टांग के चेकअप के लिए जमान पार्क से अस्पताल रवाना हुए। और कल इमरान खान साहब को अदालत पेशी के मौके पर धक्कम पेल से टांग में कुछ तकलीफ हुई थी और इमरान खान को गोली लगने से जख्मी, टांग में सूजन और तकलीफ ऑलरेडी है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो मुकदमात में गए तो उस वजह से उन्हें कहीं धक्कम पेल में, इट्स नॉट अ बिग कंसर्न, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खान साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि मैं पहले आपके सामने कुछ मामलात रख देता हूँ। जाहिर बात है कि ये बात सामने आई कि इत्तफाक हो गया है मुल्क भर में एक दिन जो इंतखाबात करवाने पर। तो जो खबर है पहले वो सुन लें, फिर जो मेरे पास चीज़ पहुंची है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो ब्रेक थ्रू के बगैर ख़त्म हुआ। इस बात पर तो इत्तफाक हुआ कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, ताहम मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों की तहलील पर इत्तफाक जो है वो नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हुआ। फिर आपको पता है एक तवील वक्फा आया, पहले और दूसरे दौर में सिर्फ 24 घंटे का वक्फा था, बल्कि उससे भी कम। फिर एक तवील वक्फा आया, फिर ये मुज़ाकरात कल सुबह 11 बजे होने थे, 9 बजे पे स्केड्यूल किए गए, रात देर तक चलते रहे। और तीसरा दौर पार्लियामेंट में कमेटी रूम में हुआ। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी, साद रफीक, किश्वर ज़ारा, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़, सैयद नवीद कमर, जबकि पीटीआई के वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। अच्छा, मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि इत्तफाक हो चुका है कि इलेक्शन एक ही दिन होने में बेहतरी है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, हर बंदा अपना वर्जन अपने स्टाइल से दे रहा होता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है, इसे आपने ज़हन में रखना है। इसहाक डार साहब ने कहा कि इत्तफाक हो चुका है कि इलेक्शन एक ही दिन होने में बेहतरी है। निगरान हुकूमत की मौजूदगी में मुल्क में इलेक्शन होंगे। मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने पर इत्तफाक होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है दोनों फरीक खुलूस के साथ चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। इलेक्शन की तारीख पर दोनों फरीकैन के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। इलेक्शन की तारीख पर अभी इत्तफाक राय नहीं हुआ। हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा नताइज तस्लीम किए जाएंगे। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, जाहिर बात है इस पर सबको वैसे इत्तफाक भी होना चाहिए। एक तो ये कि निगरान हुकूमतें ही इलेक्शन करवाएं, दूसरा ये कि मुल्क में एक वक्त पे इलेक्शन हो। पीटीआई भी चाहती है, लेकिन इस सब में एक और चीज़ ये भी है कि जी इलेक्शन के नताइज भी कबूल किए जाएंगे। मुज़ाकरात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन एक दिन कराने पर इत्तफाक हुआ। इससे पहले पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें होंगी। इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय ना हो सका। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि इस मुज़ाकराती अमल को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं,
یہ مذاکراتی عمل. اچھا انہوں نے کہا کہ اتفاق کیا ہے کہ ایسے نقطے پر متفق ہوں جو آئین سے مطابقت رکھتا ہو, یعنی ہم نے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہنا ہے, جس پر اتفاق ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو. چاہتے ہیں کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہو. پی ڈی ایم کا موقف تھا الیکشن سارے ملک میں ایک ہی روز ہو. پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل مدت پوری ہونے پر ہو. ہماری تجویز تھی کہ وفاق, سندھ اور بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل ہو اور الیکشن اسمبلی تحلیل ہونے کے 60 دن بعد ہو, 90 دن نہیں, 60 دن بعد. 60 دن میں الیکشن کو آئینی کور دینا ہوگا. اس کے لیے آئینی ترمیم ہوگی. جن حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے آئین میں ترمیم کی تجویز بھی رکھی. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ہم نے تجویز دی کہ الیکشن شفاف ہوں, نتائج کو قبول کرنے میں مشکل نہ ہو. قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے کافی لچک دکھائی. نگران حکومت کی خواہش کو ہم نے تسلیم کیا. البتہ الیکشن کی تاریخ پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا. اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر بھی ہمارا اتفاق نہیں ہوا. شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں. مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد ہی پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا. خواجہ آصف کے بیانات نے ماحول کو سازگار نہیں پیچیدہ بنایا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقف پیش کریں گے. سپریم کورٹ سے گزارش کریں گے. مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی. ہم چاہیں گے پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو کرائے جائیں. اب یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ میں بتائیں گے کہ مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی, مطلب مذاکرات ہو گئے ہیں جی ناکام. آپ ابھی تک کی سچویشن میں یہی سمجھیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آخری بات کی ہے یہی بات آخری ہے, اور حکومت کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پہ اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نہیں دینے جا رہے. یہ بھی یاد رکھیں آپ. اور سپریم کورٹ میں یہی کہا جائے گا 14 مئی کو جو آپ نے کیا ہے فیصلہ, آپ اس کے اوپر کریں چیزیں. اچھا اب الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. ذرائع کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی نے اپنی اپنی تحریری تجاویز تیار کی. پی ٹی آئی نے تحریری تجاویز حکومتی وفد کے حوالے کی. حکومتی اتحاد نے بھی تحریری تجاویز پی ٹی آئی وفد کو دے دی, یعنی ریٹن فارم میں ان دونوں نے اپنی اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن سمیت 8 نکاتی تجاویز کا ڈرافٹ حکومتی اتحاد کے حوالے کیا ہے. پی ٹی آئی نے عید الاضحیٰ اور محرم کے درمیان کے جو ایام ہیں ان میں انتخابات کروانے کی تجویز دی ہے. عید الاضحیٰ اور محرم کے درمیان, کیونکہ آبویسلی پھر محرم, پھر یوم عاشور اور پھر سلسلہ, اور اس سے پہلے عید ہے, ظاہری بات ہے عید الاضحیٰ ہے, حج کے ایام بھی ہوتے ہیں, تو یہ ایک چیز ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے تجویز دی ہے کہ اگست کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنی تجاویز کا ڈرافٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, مطلب اپنی جو 8 نکاتی تجاویز گورنمنٹ کو دی ہیں وہی سپریم کورٹ کو کاپی بھی پی ٹی آئی اپنے معاملات ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہ رہی ہے. اور ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اپنے وکلا کے ذریعے مذاکراتی ڈرافٹ سپریم کورٹ کو بھجوائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے ڈرافٹ پر مشاورت کرے گی. مذاکرات کے آغاز سے قبل فریقین نے اپنے اپنے قائدین سے تفصیلی مشاورت بھی کی. مسلم لیگ نے نواز شریف سے, جبکہ پی ٹی آئی کے وفد نے عمران خان صاحب سے تفصیلی معاملات پر گفتگو کی, اس کے بعد یہ پیش ہوئے. اچھا وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں, کیونکہ کل پی ٹی آئی نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھیں گے. یہ بھی بتائیں گے سپریم کورٹ کے پیش رفت نہیں ہو سکی. یہ بھی بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ تجاویز رکھی, اور یہ بھی کہیں گے کہ جی 14 مئی کے الیکشن ابھی تک آپ انشور کروائیں, آپ کا حکم ہے. عام انتخابات سے متعلق اب جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی سامنے آئی, اور حکومتی اتحاد اور تحریک انصاف کے درمیان بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق تو نہیں ہوا. تاہم اب ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وفاقی حکومت اب انتخابات کی تاریخ پر مزید لچک دکھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے, اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. مزید مذاکرات سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانے کے بعد ہی ہوں گے, جو کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. اور مذاکرات میں حکومت نے 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے سے انکار کر دیا. وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے, جبکہ پی ٹی آئی نے بجٹ پیش کرنے کی شرط پر بھی ایک حد تک نیم رضامندی, وہ اس کیس میں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ ہو, اس بجٹ کے اندر کوئی لینڈ مائنز یا پھر بارودی سرنگیں نہ بچھائی جائیں. اور اس سب کے اندر مذاکرات کے اندر فی الحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں تعطل ہے کوئی, اور پی ٹی آئی حکومت میں کوئی خاص کسی بڑی بات پہ اتفاق نہیں ہوا. جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان چیزوں پہ اتفاق ہے, وہ تو سب کا اتفاق ہے بھائی, پہلے دن سے یہ کہ ملک میں ایک دن الیکشن ہو. عمران خان نے اپنی اسمبلیاں دونوں تحلیل اس لیے کی تھی ملک میں ایک دن الیکشن ہو جائے.
यही तो कहते थे ये। तो वो बात कोई नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये बात, अलबत्ता ब्रेक थ्रू जो होना था वो नहीं हुआ, और दोनों ने अपनी अपनी तारीखें एक दूसरे के सामने रखी। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमती वफ्द जो है वो मुज़ाकरात की अगली तारीख बताने से भी गुरेज करता रहा, इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों की तहलील पर भी इत्तफाक नहीं हो सका, और ये मुज़ाकरात अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि नाकाम है। और आज के हवाले से भी खबर बल्कि आप ले लें, और आज मैं आपको यह बता दूं कि अहम मुशावरती इजलास तहरीक इंसाफ का आज तलब हो चुका है। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में आइंदा का लाया अमल जो है वो तय किया जाएगा, मुज़ाकरात में नाकामी के बाद की हिकमत अमली जो है वो भी तय की जाएगी। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अब जारी बात है देखना होगा कि अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह अमल दरामद करवाता है अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन करम, आपको पता है कि इस वक्त मुल्की हालात किस तरह के बन चुके हैं, इस वक्त सूरत हाल किस कदर गंभीर हो चुकी है और किस कदर ये घुटनज़दा माहौल है। मुराद सईद एक इंतहाई तवाना आवाज़, मुराद सईद एक ऐसी शख्सियत जो मैं समझता हूं कि इमरान खान के साथ वफा हो या फिर इवन आप उनके दौर में देख लें, खान साहब के दौर में एक बड़ी मुश्किल वजारत मुराद सईद को दी गई। इसे बहुत से लोग अपने पर्सनल गेम्स के लिए अपॉर्चुनिटी समझते थे, लेकिन मुराद सईद ने जिस तरह से उसे चलाया हिस्ट्री में शायद वो लिखा जाए। लेकिन इस सब के अंदर मुराद सईद अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं शहीद अरशद शरीफ वाले मामले पर, वो क्लोजली उनके साथ कनेक्टेड भी थे, उनके दोस्त। और जारी बात है कि वफा का सबूत भी ये होता है कि हम भी अरशद शरीफ के लिए आज तक आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, हमें कोई उससे रोक नहीं सकता। जब तक शायद हमारे लिए किसी कोई आवाज़ उठाने की नौबत आ जाए उस वक्त तक हम उठाते रहेंगे, ऐसा कोई नहीं, डरना किसी से नहीं है, हक बात करने से तो नहीं डरना चाहिए। और सेकेंडली वो दहशत गर्दी के हवाले से भी बहुत सी बातें करते रहे हैं। अच्छा, मुराद सईद साहब ने जारी बात है एक स्टेटमेंट भी दी है, और इमरान रियाज जो है हमारे बड़े भाई, उन्होंने मुराद सईद साहब के हवाले से कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने भी इस हवाले से खबर जो है वो ब्रेक की है कि मुराद सईद साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, और उन्हें ये एक तरह से पीटीआई की जो लीडरशिप है उसे ये पैगाम दे दिया गया है कि मुराद सईद जो हैं उन्हें धर लिया जाएगा। और इवन मुराद सईद साहब ने एक वीडियो पैगाम भी दिया है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनका हामी व मददगार हो, बहुत सी दुआएं उनके लिए। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर सबको अपने अपने राइट्स हासिल हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि मुराद सईद साहब ने ये बात भी की कि अब उनके लिए ये बात कह दी गई है कि मुराद सईद जिंदा या मुर्दा हालत में हमें चाहिए। मतलब दिस इज़ टू मच, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, अल्लाह ताला खैर करे। और हम पता नहीं बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। अब वकार सती नामी एक किरदार आपको पता होगा कि इस सब के अंदर जिसने इमरान खान साहब के ऊपर एक तरह से तौहीन मज़हब जो है उसका भी एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, और एक बहुत अजीब सा और बड़ा मैं समझता हूँ कि इंतहाई मैं उस किरदार के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के किरदार जो टाउट होते हैं, अब यूं लग रहा है इस स्टेटमेंट के बाद मैं मुराद सईद साहब के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूं, क्योंकि इस साफ़ी ने और इसकी तरह के और बहुत से साफ़ियों को लॉन्च किया गया किसकी तरफ से, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जी इंतहाई ख़तरनाक खेल। अब ज़रा इसका ट्वीट समझिएगा किस तरह, अल्लाह ना करे खाकमदा, मैं वो पॉसिबिलिटी भी नहीं डिस्कस करना चाहता कि मुराद सईद साहब के साथ क्या होगा और किस चीज़ के ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई अपने एक या दो सियासी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और मसनूई फ्लैग ऑपरेशन यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रही है। ऐसी सूरत में फूड पॉइजनिंग या किसी भी पार्टी लीडर की टारगेट किलिंग या उसे जख्मी किया जा सकता है, और पीटीआई की इस मुमकिना साजिश को हकीकत बनाने के लिए आसान हदफ मुराद सईद हो सकते हैं। वाज़े है कि पहली अपनी क़यादत और कारकुनों को पीटीआई ने मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज की तैयारी करने की हिदायत दे रखी हैं। उनकी कोशिश है कि किसी सूरत ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो जाए जो हालात को मजीद गंभीर बना दे। ज़राए ने यह भी बताया कि यह मनसूबा मुस्तकबिल में मजीद मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए है ताकि एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाया जाए, मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला लिया जाए। ज़राए ने यह भी बता दिया कि पीडीएम का एक विफाकी काबीना का रुकन विफाकी हुकूमत की तमाम अंदरूनी मालूमात पीटीआई की मरकजी क़यादत के साथ शेयर कर रहा है, जिसका नाम जल्द सामने आने वाला है। अब पीडीएम का वो विफाकी वजीर कौन है जो सारी मालूमात जो हैं वो पीटीआई के साथ, चले ये तो एक अलग चीज़ है, इनके इतने बाखबर ज़राए हैं कि उन्हें पहले से ऑपरेशंस का पता लग जाता है। जैसे खान साहब के हवाले से इन्होंने कहा कि जी इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब की एक वीडियो इन साहब ने शेयर कर दी, और उसके बाद जिस आदमी ने खान साहब को मारा वो भी यही कहता था कि ये तौहीन मज़हब कर रहा है। मतलब आपको याद होगा वो जिस अजीब से रट्टू तोते से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिलवाई थी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज साहब ने भी इस हवाले से दावा किया है, मुराद सईद साहब की खुद भी स्टेटमेंट आई है, और अब इसकी स्टेटमेंट के बाद तो मैं और ज़्यादा कंसर्न हूँ। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे मुल्क के अंदर देखें
آئی ڈو ناٹ ایگری ود واٹ یو سے بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ. یہ آپ کے ملک کے اندر ایک جمہوریت کا بینچ مارک ہوتا ہے, اور اس طرح نہیں آپ کر سکتے. کوئی بھی ہم میں سے اسٹیٹ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا, ریاست کے ساتھ لڑ نہیں سکتا, لیکن اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا, اپنے لوگوں کے لیے امن مانگنا, بھائی یہ قصور ہے, یہ جرم ہے, یہ جرم نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ مراد شہید صاحب کی حفاظت فرمائے. اللہ نگہبان پاکستان.